जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम हिंदी साहित्य पर बात कर रहे थे और हिंदी साहित्य की चर्चा में हमने आदिकाल को भी प्रारंभ कर लिया था। आदिकाल के बाद आदिकाल के साहित्य पर हम प्रवेश कर चुके थे और आदिकाल के साहित्य में हमने मुख्य रूप से सिद्ध और नाथ परंपरा को लेकर बात कर ली थी। हालांकि सिद्ध और नाथ परंपरा के विषय में अगर बात की जाए तो बहुत सारे इतिहासकार और आलोचकों में मतभेद रहा है कि इसे सिद्ध और नाथ परंपरा को साहित्य माने भी या ना माने। जिनमें महत्वपूर्ण अनुयायियों की बात करें या मतभेद की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्ध और नाथ परंपरा थी वो बेसिकली धर्म का प्रचार थी। धर्म के प्रचार के लिए बस आम जनभाषा में लिखा गया था और उसमें नाथ परंपरा में महत्वपूर्ण रूप से योग साधना है, तंत्र साधना है, दर्शन शास्त्र है, जिसे आप साहित्य नहीं कह सकते क्योंकि साहित्य में सौंदर्य और रमणीयता का होना आवश्यक होता है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके विपक्ष में कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य जो नाथ और सिद्ध परंपरा है उसमें जीवन की जो सघन अनुभूतियां होती हैं उनकी अभिव्यक्ति की गई है। और यदि हमने सिद्ध और नाथ परंपरा को खारिज किया या हम ये मान लें कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है तो फिर हमें पूरे के पूरे भक्ति काल को ही खारिज करना पड़ेगा क्योंकि भक्ति काल भी तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रचार के रूप में ही था। चाहे वो राम भक्त रहे हो तो उन्होंने राम काव्य लिखा, कृष्ण भक्त थे उन्होंने कृष्ण काव्य लिखा, जो शैव थे हालांकि उनको हम मानते हैं कि उन्होंने नाथ थे, और जो निर्गुण भक्ति परंपरा के थे उन्होंने ईश्वर को वही माना लेकिन निर्गुण रूप में, और जो सूफी परंपरा के लोग थे उन्होंने भी ईश्वर को ही माना यानी उन्होंने भी भक्ति की। तो हमें पूरे भक्ति काल को खारिज करना पड़ जाएगा, हिंदी साहित्य से हटाना पड़ेगा। कब? यदि हम सिद्ध और नाथ परंपरा को हटाते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर यानी सिद्ध परंपरा बौद्ध परंपरा, हालांकि दो विरोधी परंपराएं रही हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण साहित्य शुरू होने वाला है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी आदिकाल को 5 महत्वपूर्ण साहित्यों में बांटा है जिसमें से सिद्ध और नाथ दो परंपराओं को हम पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन विस्तृत रूप से कर चुके हैं। आज जो हमारी प्रारंभ होगी क्लास, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य आज हम चर्चा किस पर करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं रासो साहित्य पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये रासो साहित्य है क्या। जो चारण कवि थे ना, जहां कहीं कहीं भाट शब्द का भी प्रयोग मिलता है, तो चारण कवियों के द्वारा जो राजाओं की प्रशंसा में, अपने आश्रयदाता राजाओं जिनके आश्रय में वो रह रहे थे, उन राजाओं की प्रशंसा में जो काव्य लिखा गया उसी को हमने क्या कहा? उसी को हमने रासो साहित्य कहा। तो देखिए आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं, अपने आश्रयदाता राजाओं या आश्रयदाताओं भी कर सकते हैं, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में, की प्रशंसा में जो साहित्य लिखा गया या प्रशंसा में जो वीर रस प्रदान, वीर श्रृंगार रस भी कहीं कहीं मिलता है पर महत्वपूर्ण रूप से वीर रस प्रधान साहित्य लिखा गया उसे रासो साहित्य कहते हैं। उसे रासो साहित्य कहा जाता है।
हालांकि ये वीर रस और श्रृंगार रस दोनों ही प्रधान रहा है। हालांकि हमें जो रासो साहित्य है वो उपदेशात्मक रूप में भी मिलता है। तो आदिकाल में जो चारण कवि थे, जो राज कवि जिन्हें माना जाता था, जिस राजा के आश्रय में रह करके वो जीवन यापन कर रहे थे, उन राजकवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसी को, और उन्होंने राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा, तो वो ज्यादातर वीर रस प्रधान था या श्रृंगार रस प्रधान काव्य था। तो उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने कहा रास काव्य या रासो साहित्य। तो सबसे पहले जो विवाद उठ रहा है या विवाद का जो विषय है रासो साहित्य में, वो यही है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए पहले हम कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों और इतिहासों के द्वारा अलग अलग शब्दों को बताया गया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रासो शब्द की उत्पत्ति में, रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के मत, विद्वानों के मत, और मत क्या क्या है, तो एक तरफ डाल लीजिए मूल शब्द, यानी विद्वानों ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी, और दूसरी तरफ डाल लीजिए प्रयोक्ता। एक तरफ क्या डालना है, एक तरफ डालना है मूल शब्द यानी किस शब्द से माने, और दूसरी तरफ डालना है हमें प्रयोक्ता। तो इसमें सबसे पहले आते हैं जिन्होंने गारशा दतासी, सॉरी मूल शब्द पहले लिखे लेते हैं कि मूल शब्द इन्होंने गारशा दतासी लिखा, ये राजसु यज्ञ, राजसु, जो राजसु शब्द था, राजयस शब्द मिलता है इनका, उससे माना गारशा दतासी ने। राजसु यज्ञ होते थे, तो गारशा दतासी ने कहा जो पहले राजसु यज्ञ होते थे उसी से रासो शब्द की, रासो शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने कहा कि नहीं भाई, राजसु से नहीं, राजयस से हुई है। और ये राजयस से किसने माना, हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि राजयस की उत्पत्ति या राजयस से क्या हुआ है, रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद रसायन, और रसायन के अलावा रसायन शब्द से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शुक्ल जी ने कहा कि रसायन शब्द था उसी से रास या रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और रास शब्द से मानी है, शुक्ल जी ने माना कि रसायन से रास शब्द बना या रासो बना, लेकिन रास शब्द से नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि नहीं भाई, रास शब्द बिल्कुल अलग है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार किस शब्द से हुई है, रास शब्द से हुई है। और रासक शब्द, रासक शब्द से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजसू से गारशा दतासी ने रासु शब्द की उत्पत्ति मानी, राज्य से हरप्रसाद शास्त्री ने, और रासायन शब्द से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रसायन शब्द से और रास शब्द से नंदुलारे वाजपेयी ने, जबकि रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और यही सर्वमान्य मत है, किससे, रासक शब्द से।
सर्वमान्य किससे मानी जाती है कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति सर्वमान्य मत है। इसके अलावा और एक तरफ शब्द और प्रयुक्ता आपकी वही सीरीज चल रही है, उसमें लिखिए राउस शब्द से, शब्द क्या है राउस, और राउस शब्द से माना राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी। और रासक शब्द से ही दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त ने भी मानी, क्योंकि ये सर्वमान्य मत था तो इनका भी नाम लिखे लेते हैं। रासक शब्द से किस किसने मानी, दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त। इन्होंने भी किससे मानी, रासक शब्द से ही उत्पत्ति मानी। एक पूरी क्रम सीरीज दी थी और रास शब्द बनने की, और रासक शब्द से, शब्द वही था रासक, लेकिन गणपत चंद्र गुप्त ने कहा कि पहले रासक शब्द था, रासक शब्द से रस शब्द बना, रासक से शब्द बना रास, और रास से बना रासा, रासा से बना रासु, और रासु से बना रासो। और ये पूरी की पूरी जो सीरीज बताई वो किसने बताई, गणपत चंद्र गुप्त जी ने। गणपत चंद्र गुप्त जी ने क्या कहा कि जो एक पूरी परंपरा चली रासक, रासक से रास, रास से रासा, रासा से रासु, और रासु से रासो तक की जो पूरी सीरीज थी वो किसके द्वारा बताई गई, वो बताई गई गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा। इसके अलावा लिखिए, इनके अलावा रहस्य, कुछ लोगों ने कहा ये रहस्य शब्द से बना है रासो शब्द, और रहस्य शब्द में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है नागरी प्रचारणी सभा काशी, क्योंकि ये भी मानती है कि रहस्य शब्द से बना है। इसके अलावा कविराज या कविराजा श्यामल दास, और प्रसाद जायसवाल, एक नाम और ऐड कर लीजिए इसमें, जायसवाल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो रास शब्द है वो रहस्य से बना है। तो रासो शब्द की सम्मति के उत्पत्ति के संबंध में अनेक अनेक रचनाकारों ने अनेक अनेक शब्द बताए। इसमें दो लोगों का प्रमाण ले लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी का। इन्होंने प्रमाण भी दिए, प्रमाण तो हालांकि सभी ने दिए, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो इतिहास में नाम उभरते हैं आलोचकों के रूप में वो शुक्ल जी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्ल जी की। यानी शुक्ल जी ने जो कहा कि जो रास शब्द है वो किससे बना है, वो बना है रसायन शब्द से। तो रसायन शब्द के संबंध में शुक्ल जी ने प्रमाण दिया, तो जो प्रमाण दिया वो क्या दिया, वीसल देव रासो, वीसल देव रासो। इन्होंने कहा वीसल देव रासो का एक छंद मिलता है, और वीसल देव रासो के छंद में ही क्या है कि रसायन शब्द आता है, वीसल देव रासो का एक छंद है। पंक्ति को देख लेते हैं पूरी को, सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाने हैं। संमत 1200 बोहरा, हालांकि इसमें हमें बीशल देव रासो का समय भी पता चल जाता है। संबत 1200 बहोरा मझारे सदा, मझारे शारदा तूठी मदार शारदा तूठी
ब्रह्म कुमारी। और आगे लिखते हैं नालह रसायण, नालह रसायण आरंभ करी, आरंभ करी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी, नवमी बुधवारी। इसे बिचल देव रासो का समय और उनके रचनाकार भी पता चलते हैं। और उन्होंने रसायन शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि जो रासो शब्द है वो क्या है, वो हमारा रसायन शब्द से बना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो प्रमाण दिया वो विसल देव रासो दिया, सॉरी अब्दुल रहमान का संदेश रासक, संदेश रासक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रासक शब्द है। तो अपने अपने प्रमाणों से उन्होंने सिद्ध किया। शुक्ल जी ने कहा कि नहीं भाई, ये रसायन शब्द से बना है, जिसके लिए उन्होंने प्रमाण बीचल देव रासो का एक पंक्ति, एक छंद मिलता है कि सम्मत 1200 बहरा मजार शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, नालह रसाहड़ आरंभ की करी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी। जेठ की नौमी को बुधवार वाले दिन नालह सिंह ने, नरपत नाहल ने क्या किया, रसायन मतलब बिचल देव रासो का प्रारंभ किया। चलिए, तो अब तक हमने देखा कि रासो शब्द किस किस शब्दों से मिलकर के लोगों ने बताया कि किससे परिवर्तित होकर बना है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि रासक शब्द के अर्थ कितने हैं। रासो शब्द के, जो हम रासो शब्द पढ़ने वाले हैं, उसके कितने अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो जो रासक शब्द जो सर्वमान्य माना गया, तो हम लिख लेते हैं कि रासक शब्द के अर्थ, और ये किस में पढ़ते हैं हम, संस्कृत साहित्य में। यानी संस्कृत साहित्य में जो रासक शब्द है उसके महत्वपूर्ण 3 रूप मिलते हैं, 3 अर्थ मिलते हैं, 3 रूपों में मिलता है। कौन कौन से अर्थ मिलते हैं तो वो देख लेते हैं। रासक शब्द के अर्थ किस किस सेंस में मिलते हैं। सबसे मिलता है नृत्य प्रधान, यानी जो नृत्य प्रधान रचना होती थी उसे भी क्या कहा जाता था, रासक कहा जाता था। और जो दृश्य प्रधान होती थी उसे भी क्या कहा जाता था, उसे भी रासक कहा जाता था। और जो गीत या भाव प्रधान रचना होती थी, गीत या भाव प्रधान रचना, यानी कैसी रचनाओं को रासक कहा जाता था, तो वे रचनाएं जो नृत्य प्रधान है, जिनमें नृत्य का महत्व है, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें संस्कृत साहित्य में रासक साहित्य या रासक कहा जाता था। जो दृश्य प्रधान है उन्हें भी क्या कहा जाता था, उन्हें रासक कहा जाता था। और जो गीत या भाव प्रधान है, तो अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें या हमारे यहाँ जो रासो शब्द प्रयोग हुआ, उसमें नृत्य प्रधान का महत्व तो नहीं है, उसमें दृश्य प्रधान का भी महत्व तो नहीं है, लेकिन उसमें गीत और भाव प्रधान का महत्व तो है। क्योंकि वीर रस या श्रृंगार रस की जहां हम बात करते हैं तो भावनात्मक रूप में आती है, तो भाव रस का प्रधान हमें कहाँ मिलता है, रास साहित्य में मिलता है। चलिए अगली हम बात करते हैं कि जो रासो साहित्य है वो हमें कितने प्रकार का मिलता है। यानी हिंदी में रासो साहित्य, तो हिंदी में जो हमें रासो साहित्य मिलता है वो 3 प्रकार का मिलता है।
सबसे पहले और सबसे मुख्य जो है वो है वीर रस प्रधान। वीर रस प्रधान। दूसरे नंबर पर आता है श्रृंगार रस प्रधान। और तीसरे नंबर पर आएगा उपदेश प्रधान। अगर बीररस प्रधान की बात करूं तो बीसल देव रासो तो आपका श्रृंगार रस में आता है। पृथ्वीराज रासो है या परमाल रासो है, ये हमारे महत्वपूर्ण रूप से कहाँ आते हैं, ये हमारे आते हैं वीर रस प्रधान में। श्रृंगार रस प्रधान में बीसल देव रासो आता है और उपदेश प्रधान में हमारा उपदेश रसायन है, जो या उपदेश रसायन के नाम से आता है, वो भी हमारा क्या है, रासो साहित्य है। तो आज चलिए हम बात कर लेते हैं। आज जो हमारी बात थी वो रासो शब्द को लेकर के थी। तो आज जो हमने चर्चा की वो रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। हमने आज बात प्रारंभ की रासो साहित्य को लेकर। तो बच्चे रासो साहित्य क्या होता है? आदिकाल में, क्योंकि हम आदिकाल के साहित्य की बात कर रहे हैं, आदिकाल में जो चारण कवि थे, जो भाट कवि थे, हालांकि चारण और भाट बेहद अलग अलग हैं, लेकिन हम समझने के लिए कह लेते हैं, और कई जगह दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो आदिकाल में जो चारण कवि थे, उन्होंने वो जिनके आश्रय में, जिन राजाओं के आश्रय में रह रहे थे, उनके आश्रय में, जिनके आश्रय में, तो अपने आश्रयदाताओं के, अपने राजाओं की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रशंसा में जो वीर रस प्रधान या जो श्रृंगार रस प्रधान रचना लिखी, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रासो साहित्य कहते हैं। सबसे ज्यादा विवाद है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो गारशा दत्तासी का आता है। जैसा कि इतिहास में भी गारशा दत्तासी का बेहद महत्व है। पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रारंभ ही इन्होंने किया द इस्तवार दलितोत्तरेंदु या हिंदुस्तानी के नाम से। हालांकि मुख्य रूप से हम जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को मानते हैं, लेकिन फिर भी गारशा दत्तासी का महत्व अपने आप में अतुलनीय है, अद्वितीय है। गारशा दत्तासी ने कहा कि राजसु यज्ञ से राजसु जो यज्ञ पहले होते थे, राजा यज्ञ करवा रहे होते थे, तो उसी से क्या बना? रासो शब्द बना। जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने कहा नहीं जी, यज्ञ से नहीं बल्कि राजयश से बना। और शुक्ल जी ने कहा कि ये किससे बना? ये रसायन से बना। और इसके लिए जो उन्होंने प्रमाण दिया, वो प्रमाण क्या दिया? बीसल देव रासो ने जब रचना लिखी गई थी, तो अधिकांश हमें रचना मिलती हैं, हम चाहे प्रेमाख्यान परंपरा में पहुंच जाएं, कि रचना जब लिखी जा रही होती है तो उसमें 1-2 पंक्तियां उसके समय के बारे में और उसके लेखक के बारे में, देश काल के बारे में, परिस्थितियों के बारे में किसी भी रचना के पहले चरण में लिखा जाता है। तो वहीं रसायन शब्द मिला, तो शुक्ल जी ने कहा कि रसायन शब्द से बना है। जबकि नंद दुलारी वाजपेयी बोले नहीं भाई, इतना लंबा चौड़े शब्दों की क्या जरूरत है, सिर्फ रास शब्द ऐसा था जिससे रासो शब्द बना। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसल देव रासो संदेश रासक की, विसल देव रासो तो शुक्ल जी ने कहा था, संदेश रासक से कहा कि ये रासक शब्द से बना है। और सिर्फ यहाँ पर हमें शुक्ल जी नहीं मिलते, बल्कि इनके साथ में महत्वपूर्ण नामों में दशरथ ओझा, माता प्रसाद गुप्त और सर्वमान्य मत भी, अधिकांश मत जो आया वो किसके लिए आया? वो रासक शब्द के लिए आया। लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी बोले ना जी ना, ये तो राउस शब्द से मिला है। जैसे अगर हम आदिकाल की बात भी करें ना, तो आदिकाल में हम देखते पयमचर्य, वो जबकि है क्या? वो है पदमचरित। उसको अपभ्रंश में जाते जाते वो क्या हो गया? पदमचरित से पयमचर्य हो गया, जो उन्होंने भी कहा राउस शब्द से बना है। गणपत चंद्रगुप्त ने यही कहा कि रासक शब्द से बना। उन्होंने पूरी परंपरा ही बता दी कि कैसे बना है। पहले रास बना, फिर रासा बना, फिर रासु बना, फिर रासो बना। ये पूरी की पूरी परंपरा उन्होंने किसने बताई? गणपत चंद्रगुप्त ने बताई। जबकि रहस्य को लेकर के जो मत आया वो किसका आया? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, इसका अपना महत्व है, और राजा श्यामल दास के द्वारा। और हमें मिलते हैं प्रसाद जायसवाल, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, रासो शब्द रहस्य शब्द से बना है। इसके बाद हमने बात करी कि प्रमाणों की बात मैं आपको पहले ही बता चुकी, शुक्ल जी ने अपनी तरीके से प्रमाण दिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी। अंततः हमने बात करी कि जो रासक शब्द है, जिसको सर्वमान्य माना गया, वो रासक शब्द हमें कहाँ से मिलता है। या संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करते हैं, तो संस्कृत साहित्य में जो रासक शब्द है, वो रासक शब्द 3 तरह के साहित्यों में मिलता है। 3 तरह की रचनाओं को रासक रचनाएं कहा गया, जो नृत्य प्रधान थी, जो दृश्य प्रधान थी, या जो गीत और भाव प्रधान थी। तो आदिकाल के सेंस में अगर समझें तो ना तो हमें नृत्य प्रधान मिलती हैं, ना हमें दृश्य प्रधान मिलती हैं, बल्कि कौन सी मिलती हैं?
गीत और भाव प्रधान। इसके बाद जो हमने चर्चा की वो बात की रासो साहित्य को लेकर कि जो हिंदी में रासो साहित्य वो हमें महत्वपूर्ण किन रूपों में मिलता है, कितने भागों में मिलता है, तो वीर रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान, उपदेश प्रधान। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।